नमस्कारम। हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य मीर। तो भैया पिछले लेक्चर में बात की मौर्य वंश के बारे में, स्टार्ट कर दिया था। आज हम बात करेंगे अशोक के बारे में, लेकिन एक दो दिन गैप ज्यादा होने के कारण फिर मेरी क्या थोड़ी तबियत खराब हो गई। तो अभी भी क्या है, गला भारी हो रहा है, तो जुकाम बुकाम वही चल रहा है, जुकाम बुखार चल रहा है। लेकिन मैं आपको चलो ज्यादा डिले ना कराते हुए इसलिए मतलब लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। तो भैया मैं अपन ने 2 से 3 लेक्चर जो भी पढ़ते हुए उसको हम लिंक करते हैं, सारा बार देखते हैं। अपन बात करेंगे सिकंदर से, सबका रिवीजन होगा सारा फटाफट, ठीक है। हम देखते हैं कि 323 ईसा पूर्व क्या होता है। सिकंदर था, लौट भारत से लौटता था, उस समय उसकी क्या हो गई, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की भारत से लौटते समय कहां पे भैया, बेबीलोन। कौन सी जगह भैया, बेबीलोन में सी क्या जाती है भैया, मृत्यु हो जाती है। अब मैंने आपको एक चीज समझा रखी है कि भैया कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, अगर उसका शासक मर जाता है या फिर उसकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी हत्या हो जाती है, तो क्या होगा। तो आप बोलोगे वहां पे 2 चीजें निकल के आती है। पहली चीज क्या निकल के आने वाली है कि भैया उसके जो बेटे होंगे, भाई होंगे या उसके सेनापति होंगे, उनके बीच में होने वाला साम्राज्य विभाजन का उत्तराधिकारी युद्ध। बोलो आप ये समझ में आ रहा है कि साम्राज्य विभाजन का उत्तराधिकारी युद्ध चालू हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या होगा कि अब जैसे हम देखते हुए सिकंदर की बात करते हैं। सिकंदर के आप जानते हो कहाँ का शासक था, बोलो मेसोपोटामिया का शासक था। उसने फारस को हराया, अपने ये अपने इजराइल, इनको जीतते हुए आ रहा था, ठीक है। इजराइल, सीरिया, इन सबको जीतते हुए आया। अब आप देखो कि इन्होंने इन्होंने छोटे छोटे देशों को जीता और अपने मेसोपोटामिया में बड़ा साम्राज्य बनाया। बात सही है ना। अब क्या होगा कि जो देश थे अलग, वो देखेंगे भैया सुप्रीम पावर तो खत्म हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को फ्री घोषित करने लग जाएंगे। तो सेम वो चीजें आपको 2 चीजें बताई, 2 चीजें निकल के आती है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे बीच में होता है, इनके जो सेनापति था, सिकंदर के सेनापतियों के बीच में, सेनापतियों के बीच में क्या होता है भैया, उत्तराधिकारी युद्ध। साम्राज्य विभाजन का उत्तराधिकारी युद्ध चालू होता है। साम्राज्य विभाजन का क्या हो जाता है, उत्तराधिकारी युद्ध चालू हो जाता है। अधिकारी युद्ध स्टार्ट। अब इसके भी 2 सेनापति थे। इसके सेनापति कौन कौन से भैया, पहला सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। आप जानते हो, हाँ भैया याद आ गया, सेल्यूकस निकेटर। और दूसरा था भी एंटीगोन। इनके बीच में क्या होता है भैया, वॉर होता है। अब आप पता है दोनों लड़ेंगे, दोनों लड़ेंगे तो क्या होगा, साम्राज्य के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर की विजय होती है, इसकी हार होती है। अब आपको पता है कि भैया अब हार रहा है, इन दोनों बीच में क्या होगी, संधि होगी। अब संधि, 2 इंपॉर्टेंट संधियां निकल के आती है यहां से। संधियां कौन कौन सी, पहली संधि होती है 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में, जिसका नाम था बेबीलोन की संधि। कौन सी संधि, पहली संधि का नाम था भैया बेबीलोन की संधि। बहुत बढ़िया। दूसरी संधि के बारे में देखते हुए, पहली संधि देखी, दूसरी संधि होती है भैया 321 ईसा पूर्व, जिसको बोलते हैं टीपेरेडिसस की संधि। टीपेरेडिसस की संधि। ये तो उस समय की बात की कि भैया विश्व में क्या हो रहा है। अब सेल्यूकस निकेटर बन चुका है कौन, शासक। अब क्या होगा, अब भारत आ जाओ। अब यहां से अपन बात करते हैं भारत के बारे में। भारत में क्या स्थिति चल रही है, भारत में क्या स्थिति चलने लग गई भैया। आप बोलोगे भारत में उस समय जो मगध था, मगध पे बोलोगे भी अंतिम शासन करा था नंद। नंद कौन था भैया, महापद्म नंद था, नहीं था भैया। महापद्म नंद तो जो नंद वंश था उसका संस्थापक था। लेकिन नंद वंश का अंतिम शासक का क्या नाम था, बोलोगे भैया घनानंद। उस समय भारत में जो मगध था, मगध में शासन कौन कर रहा है, शासन कर रहा था उस समय घनानंद। हमारे अब क्या आएंगे भी, हमारे सीएम साहब आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, घनानंद को हराया। हमारे सीएम साहब ने क्या रहा है, इसको हराया और यहाँ पे क्या कर दी भैया, मौर्य वंश की स्थापना कर दी। यहाँ पे क्या कर दी भैया, मौर्य वंश की स्थापना कर दी। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यहाँ पे देखते हुए सीएम के बारे में। सीएम यानी कि हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। टाइम पीरियड क्या था, बोलोगे भैया 322 से 298 ईसा पूर्व। सही है, टाइम पीरियड परफेक्ट है। बोला हाँ भैया टाइम पीरियड बिल्कुल सही है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं
इसको बोला था यूनानी इतिहासकारों ने, इसको बोला सैंड्रोकोटस एंड्रोकोटस। लिखते चलो, सैंड्रोकोटस एंड्रोकोटस एंड्रोकोटस सैंड्रोकोटस एंड्रोकोटस। हमको क्या कब पता लगा? हमको पता लगता है 1793 में। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स ने बताया कि जो सैंड्रोकोटस एंड्रोकोटस है ना, वो तो आपका अपना क्या है, सीएम साहब है, चंद्रगुप्त मौर्य है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये था। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसका गुरु था, गुरु का नाम था चाणक्य। चाणक्य तो पूछता नहीं है एग्जाम में क्या पूछता है? विष्णुगुप्त। इसकी पुस्तक थी, इसका नाम था अर्थशास्त्र। इसके गुरु तो विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चीज आपने भी देखी होगी, सवाल आ जाएगा भैया अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? बोलोगे विष्णुगुप्त। सही है। विष्णुगुप्त की पुस्तक थी भैया अर्थशास्त्र। सर हमने वीडियो में बात कर रहा था भैया, अर्थशास्त्र। बहुत बढ़िया। अब आता है इसकी सामना, इसका चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे इंपॉर्टेंट वॉर कब होता है? 305 बीसी में। 305 बीसी में किस किस के बीच में होता है भैया? सिकंदर तो मर चुका। कौन सा? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर वर्ष होता है हमारा सीएम साहब। अब आप जानते हो कि यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर की हार होती है, सीएम साहब की जीत होती है। इनके बीच में होगी भैया संधि। मैंने आपको संधि नहीं लिखवाई थी, उसके लिए आप लिख लेना कि भैया ये जो इनके बीच में संधि होती है ना, इसकी जानकारी कौन देता है? दो जने थे, स्ट्रैम्बो एपियानस। कौन कौन भैया? स्ट्रैम्बो और एपियानस। उस जगह आप लिख लेना नोट में ना कि भाई ये जो संधि करते हैं इन दोनों के बीच में, उसकी जानकारी कौन कौन देता है? दो जने थे, स्ट्रैम्बो और एपियानस। बहुत बढ़िया। अब आप जाता है कि भैया संधि होगी तो हारने वाला क्या होगा? जीतने वाले को उपहार देने वाला है। तो पहले उपहार के बारे में बात करें। इसने 4 इंपॉर्टेंट प्रांत दिए। सेल्यूकस निकेटर ने सीएम साहब को 4 इंपॉर्टेंट प्रांत दिए। कौन कौन से? हैशटैग लगाओ फर्स्ट। 4 प्रांत याद हो जाना चाहिए तत्व। बोलो भैया, पहला एरिया, अराकोशिया, तीसरा जेंड्रोसिया, और लास्ट है पैरोपन्नी सड़ाई। बहुत बढ़िया। इसके बाद में क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर पुत्री थी, इसका नाम था हेलना। हैशटैग नंबर 2, पुत्री हेलना का विवाह। पुत्री हेलना या हेलना का विवाह कर दिया किस साथ में? सीएम साहब के साथ में। मैंने आपको स्टोरी बताई थी, उसमें बताया था इसकी जगह ट्रांसलेटर आता है। ट्रांसलेटर कौन आया था भैया? वो भैया मैग्नेस्टीज आया था। मैग्नेस्टीज आता है भारत 5 साल रुकता है। इसकी फेमस पुस्तक है जिसका नाम था भैया इंडिका। क्या नाम था भैया? इंडिका। अब मैग्नेस्टीज को हम बोलते हैं भैया फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री नहीं है, फादर ऑफ हिस्ट्री तो कौन था भैया? हेरोडोटस था। तो ये था। इसका अंतिम समय निकालता है, क्योंकि मुझे नीचे बिंदुसार भी कंप्लीट करा, तो यहां लिखता हूं। अंतिम समय यानी 298 बीसी में ये क्या करता है भैया? जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु के साथ चल जाता है भैया। कहां पे? कर्नाटक की पहाड़ी है श्रवण बेलागोला। और यहाँ पे किस विधि द्वारा? संलेखना या संथारा विधि द्वारा क्या करता है भैया? अपना शरीर का त्याग करता है। संलेखना बोल सकते हैं, फिर संथारा विधि द्वारा क्या करता है? शरीर त्यागता है। शरीर त्यागा। बहुत बढ़िया। तो ये बात की हमने इसके सीएम साहब के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के सामने। एक सेकंड, लेक्चर चल रहा है ना? परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका पुत्र आने वाला है, इसको उत्तराधिकारी बोल सकते, इसका नाम था बिंदुसार। अब बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में देखें तो टाइम पीरियड क्या था भैया? 298 बीसी से जाएगा भैया 273 बीसी। बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं भैया? यूनानी इतिहास है, इसको क्या नाम दिया था? अमित्रोचैट्स। इसको बोलते थे भैया, नाम क्या निकल गया था? अमित्रोचैट्स या अमित्रघात। ठीक है, अमित्रोचैट्स देख लिया।
और ये भैया किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी, संप्रदाय का क्या था भैया? अनुयायी था। इससे क्या था कि जो इससे जो विदेशी शासक थे उससे इसके साथ में उसका क्या था? अच्छा संबंध था, यानी भाईचारा ऑन टॉप था। क्या था भैया? भाईचारा ऑन टॉप। विदेशी शासकों से अच्छा व्यवहार था, अच्छा व्यवहार। तो मैंने यहां पे आपको देखा, आज पहले देखते उसका व्यवहार। सीरिया नरेश था। सीरिया नरेश का क्या नाम था भैया? है एंटीओकस प्रथम। किसके अनुसार? स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश। सीरिया नरेश कौन था भैया? एंटीओकस, एंटीओकस प्रथम, एंटीओकस प्रथम। इसमें क्या किया? एक राजदूत, राजदूत का क्या नाम निकल के आता है भैया? डायमेकस। डायामेकस को क्या किया? भारत भेजा, यानी इसके दरबार में। जो बिंदुसार था, बिंदुसार के दरबार में भेजा। इसी प्रकार हम देखते हैं प्लीनी के अनुसार मिस्र जो नरेश था, जो मिस्र का जो नरेश था उसका क्या नाम था भैया? टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस। कौन था भैया? टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस। टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस को क्या करता है भैया? वो शासक था। अब उसका एक राजदूत आया जिसका क्या नाम था? क्या था उसका? डायनोसियस। डायनोसियस को क्या करता है भैया? इसके दरबार में राजदूत अपॉइंट करता है या उसके दरबार में भेजता है। ठीक है, तो ये था। अब सीरिया नरेश के पास जाता है, बोला भैया मुझे 3 चीजें चाहिए, उपहार मंगाता है। पहले क्या आती भैया? मीठी शराब, दूसरे अंजीर जो सूखे मेवे होते हैं ना वो, तीसरे दार्शनिक। तो 2 चीजें आती है, दार्शनिक नहीं आता है। अब ये बिंदुसार था, बिंदुसार के 2 पुत्र देखे जाते हैं उस समय। सवाल पूछता है कि भैया ये कहां के गवर्नर थे बिंदुसार के समकालीन? एक तो था भैया अशोक और एक सबसे बड़ा बेटा था सुशील। ठीक है, तो अशोक और ये दोनों कहां के गवर्नर थे? तो यहां देख लेते हैं अपन। अशोक के बारे में बात करते भैया। अशोक छोटा था भैया सुशील जो है, लेकिन फिर आप बोलोगे भैया अशोक क्यों नहीं बनता राजा? आगे अपन बात करेंगे अशोक के अंदर। तो अशोक ये कहां का गवर्नर था उस समय? बोलो भैया उज्जैनी का। उज्जैनी, उज्जैनी का क्या था भैया? गवर्नर था अशोक। इसके बाद हम देखते हैं सुशील के बारे में। सुशील, सुशील कहां का गवर्नर? ये होने वाला भैया तक्षशिला का गवर्नर। अब बात करेंगे भैया अशोक महान के बारे में। तो भैया ये था एक तरह से सिनॉप्सिस, शॉर्ट और स्क्रीनशॉट लो। बहुत तबीयत खराब हो रही है। हो गया। मैं क्या ट्राई कर रहा था 3-4 दिन पहले कि भैया 3 से 4 दिन में भैया लेक्चर रिकॉर्ड हो, लेकिन हो जाता है ना, फीवर बॉडी साथ नहीं देती, तो क्या करे। आज भी ऐसा हो रहा है, लेकिन मतलब अब बैठने से क्या मतलब है? फिर वही बात है, हमारे उधर टॉपर्स इंतजार कर रहे हैं कि भैया कब डाल रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर। हम आपके लिए भी कुछ और काम बैठा नहीं है, मतलब भैया आप बैठ गए इतने दिन ना। आपकी जो संडे वाली क्लास है ना, लास्ट संडे क्लास आने वाली है भैया, सब रेडी हो जाना। आपकी स्क्रीन पे थंबनेल भी आ गया होगा कि भैया कौन कौन से टॉपिक। भाई ये जो टॉपिक्स है ये आने वाले आपके संडे वाली क्लास में, हम इसके क्वेश्चंस करने वाले PYQs। ठीक है, सारे SSC वाले, रेलवे वाले, सब ध्यान रखना। आज ये रफ कैसे नहीं हो रहा, देख लेना भैया टॉपिक। अब बात करेंगे भैया अशोक के बारे में। अशोक में मैंने बहुत चीजें पढ़नी है, तो पहले अपन रोड मैप देखेंगे एक तरह से अशोक का कि भैया क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके अंदर। आजकल मूवी चल रही है ना CRR, देखा क्या? भैया खतरनाक मूवी है भैया, देखा ही नहीं अभी तक, टाइम ही नहीं मिल रहा है भैया आजकल। मार्कर स्ट्रॉन्ग है आपकी। चलिए बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक, अशोक के बारे में क्या क्या चीज देखेंगे, उसका रोड मैप देख लेते हैं एक बार। अशोक पहले तो नॉर्मल जो परिचय होता है कि अशोक ये था, ये अपने भाइयों को मार के कब पहनता है, कब इसके कलिंग वलिंग, वो सारा, इसकी पत्नी के नाम, वो सारा इसका बेसिक में आएगा, यानी कि एक तरह से परिचय। दूसरा हम देखेंगे भी अशोक का धर्म।
धर्म में से खूब सवाल बन जाते हैं, ठीक है, अलग अलग फैक्ट्स आएंगे वहां पे, हम उसको देखने वाले हैं। तीसरा पॉइंट निकल गया था, परिचय हो गया, धर्म हो गया। नेक्स्ट हम बोलेंगे इसके धम्म के बारे में, धम्म, और फिर इसके अभिलेख, लेखों के बारे में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रशासनिक, सामाजिक, वो जितनी सारी हर तरह की जो व्यवस्था है तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अशोक के बारे में। अशोक का टाइम पीरियड देखा गया कब से कब तक गया, 273 बीसी से 232 बीसी। यह अशोक का टाइम पीरियड था। अशोक का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक होता भी है 269 बीसी में। बोलो भाई ये क्या खेल हो गया, ये 4 साल कहां चले गए? आपने तो बताया 273 बीसी और यहां पे आ रहा है 269 बीसी, 4 साल कहां गायब हो गए? 4 साल इसने क्या किया, यहां लिखता हूं। अशोक ने 4 वर्ष उत्तराधिकारी संघर्ष करा अपने भाइयों से, अपने भाइयों से क्या करता भैया, उत्तराधिकारी संघर्ष करता है। उत्तराधिकारी संघर्ष करता है। यानी कुल मिलाकर पता लग गया कि भैया अपने भाइयों की हत्या करेगा, साम्राज्य बैठेगा कौन, अशोक, 4 वर्ष के अंदर। इसकी एक भी सीएलई अनुश्रुति है, सीएलई अनुश्रुति के महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, सुशील को भी लपेट दिया था, 99 भाइयों की क्या कर दी, हत्या करके फिर बैठता भैया राजगद्दी। और आपको आगे जाके पता लगेगा भैया जो सुशील था उसका बेटा था निर्गोत। निर्गोत क्या करता है, चंद्र अशोक को, निर्गोत क्या करता है, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करता है। देख लो, यानी अपने चाचा, सुशील का तो चाचा, सुशील का निर्गोत तो चाचा हो गया ना कौन, अशोक, उसको क्या करता है भैया, बौद्ध धर्म में दीक्षित करता है। वो आगे देखेंगे अपन। अशोक ने 4 वर्ष भाइयों के अपने भाइयों से उत्तराधिकारी संघर्ष किया। और मतलब सीहली अनुसूची के महावंश के अनुसार, सीहली अनुश्रुति, सीहली अनुश्रुति के महावंश, इंपॉर्टेंट याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट है, महावंश के अनुसार, सीहली अनुश्रुति के महावंश के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके, 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। बहुत बढ़िया। अब अशोक के ना नाम देखते हैं, जैसे पुराणों में अशोक को क्या बोला गया, जो अभिलेख थे, अभिलेख हम तब स्टडी करेंगे तो अभिलेख में हम देखा गया कि अशोक की ना उपाधि धारण कर लेंगे, कई कई बताते हैं अभिलेखों में अशोक के नाम निकल गया था, उपाधि नाम एक ही है, ठीक है, तो मैं उपाधि लिखाऊंगा अभिलेखों में, 2 इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद हम देखेंगे जो बौद्ध ग्रंथ आता है वो अशोक को क्या बोलता है। तो ये देखते अशोक के नाम। तो पहले आपको क्या बताया भैया, पुराणों में अशोक को क्या बोला गया है, पुराणों में अशोक को क्या बोला गया था भैया, पुराणों में अशोक को बोला गया अशोक वर्धन, अशोक वर्धन। बहुत बढ़िया, पुराणों की बात की। अब आता है भैया कौन से, अभिलेख। हमने जब अभिलेखों की स्टडी की तो उसमें देखा गया कि अशोक ने 2 इंपॉर्टेंट उपाधि धारण कर रखी थी। कौन कौन सी भैया, एक तो था देवानाम प्रिय और एक देवानाम प्रिय दर्शी। देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय, वो नाम जो देवों को क्या हो भैया प्रिय हो, और एक देवानाम प्रिय दर्शी, देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी। तो ये तो भैया 2 इंपॉर्टेंट नाम जो हमको देखे गए, हमने देखे भैया अभिलेखों में। अब लास्ट आता है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में उसको क्या बोला गया, बौद्ध ग्रंथ अशोक को बोला गया चांडाशोक। क्या बोला गया, चांडाशोक बोला गया। बहुत बढ़िया। तो ये तो था। अब अपन ऊपर देखते हैं इस साइड में, आप हो जाओ टाटा, बाय बाय, खत्म, जगह चाहिए मेरे। अब आता है भैया अशोक का सर्वप्रथम स्पष्ट नाम, जो अशोक है वो कहां मिलता है, आ जाओ। अशोक का स्पष्ट उल्लेख अशोक कहां मिलता है, कुछ बोल लो यार। अशोक का स्पष्ट नाम यानी कि भैया क्या, अशोक,
ये कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ मिला। आगे हम अशोक के लेख बात करेंगे। लेख होते 3 प्रकार के, अभिलेख, शिलालेख और गुहालेख। तो हम अभिलेख भी 2 प्रकार के, अभिलेख और ये शिलालेख है। बोले कौन कौन से भैया? वृहत और एक लघु। तो जो हम लघु अभिलेख है, 5 अभिलेख मिले थे लघु में, कौन कौन से? तो उनमें अशोक का बोला गया। 5 में 4 अभिलेख बोलते हैं कि भैया जो अशोक का जो स्पष्ट नाम था वो अशोक था। कौन कौन से? आइए बात करते हैं। बोलो भैया, मास्की, गुर्जरा, मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, मास्की, गुर्जरा, एक तो नेटूर, मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, नेटूर और उदय गोलम। उदय गोलम। एक और आता है, एक और नाम था बाबरू, लेकिन बाबरू नहीं बोलता। ये क्या करते हैं भैया? अशोक का जो स्पष्ट नाम था, अशोक के बारे में जानकारी देते हैं। कौन कौन से भैया? मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, नेटूर हो गया और उदय गोलम हो गया। तो ये था, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो पानी पी लूं थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। पत्नियों के बारे में बात करते हैं। 4 इंपॉर्टेंट इसकी रानियां थी। बेसिक देखे तो पूरा ही देखे ना, और क्या है। चलिए बात करते हैं अशोक की रानियां। पहली का नाम था भैया देवी। पहली का नाम था भैया देवी। देवी के एक पुत्र, पुत्र का नाम था महेंद्र। महेंद्र। दो एक पुत्री, पुत्री का नाम था भैया संघमित्रा। संघमित्रा। दूसरी बुद्धि का नाम था, दूसरी पत्नी का नाम था भैया कारुवती। कारुवकी, कारुवती, कारुवकी। कारुवकी का भैया पुत्र जिसका नाम था तेवर, तीवर, तीवर। अब क्या होता है, ये जो दोनों है कारुवकी और उसका जो पुत्र तीवर, इसका क्या है उल्लेख मिलता है रानी के अभिलेख में। ये भी लिख लो, इनका जो उल्लेख है वो कहां मिलता है? रानी अभिलेख में। रानी के अभिलेख में, रानी के अभिलेख में इनका क्या मिलता है भैया? उल्लेख मिलता है। तीसरी पत्नी का नाम निकल जाता है। पहली हो गई देवी, कारुवकी, तीसरा था पद्मावती। पद्मावती। पद्मावती का पुत्र था भैया कुणाल। देवी हो गया, कारुवकी हो गया, पद्मावती हो गया, लास्ट तिष्य रक्षा। तिष्य रक्षा। अब क्या हुआ, तिष्य रक्षा ने जो कुणाल था ना, इसके आगे पुरवा दी थी। अशोक ने क्या किया था कि अपनी जो तिष्य रक्षा, अपनी जो पत्नी है, इसको जिंदा जलवा दिया था तिष्य रक्षा को। तो ये थी रानियां। अब आ जाओ, अब बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंट युद्ध 261 बीसी में होता है, जिसका नाम था भी कलिंग वॉर। आइए बात करते हैं। अब बात करें 261 बीसी में अशोक ने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अशोक ने क्या किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक क्या करता है? 261 बीसी में क्या करता है? कलिंग पर आक्रमण कर देता है। एक बार आपके मैप स्क्रीन में मैप आ गया होगा तो देखो, आंध्र प्रदेश वाला वो आप ओडिशा आंध्र प्रदेश वाला साइड देखो, वहां पे लिख रखा आपको क्या है? कलिंग। तो भैया वो था कलिंग। आइए बात करते हैं उस समय इसके शासक राजा। कलिंग पर राज कौन करा था? कलिंग का राजा कौन था? बोलो भैया नंदराज। नंदराज वहां पे क्या करता? उस पर शासन करा था। आप बोले भैया आपको क्या पता? आपको क्या पता नंदराज करा था? अभिलेख निकल गया था भैया हाथी गुम्फा अभिलेख। अब मैं सवाल करता हूं आपसे कि भैया जो हाथी गुम्फा अभिलेख था वो किसका था? किसने उसकी रचना की थी? बोलो भैया, सोचो सोचो सोचो, लिखवाता हूं मैं जब तक आगे। इसका उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख याद आया क्या? बोलो भाई याद आ गया? किसका था? खारवेल का। खारवेल का था भी हाथी गुम्फा अभिलेख। तो उसका इसका उल्लेख मिलता है। अब इसकी राजधानी क्या थी?
राजधानी को क्यों छोड़े, राजधानी देख लेते हैं। राजधानी में तोसली, तोसली। तो ये थी भैया कलिंग की राजधानी। अशोक ने कलिंग का आक्रमण किया अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में, शासनकाल के 8वें वर्ष में। सवाल ये घूमता है कई जगह, कई एग्जाम मैंने भी देखा है एनालिसिस करते टाइम के लिए, अशोक के शासनकाल के कौन से वर्ष में इसने कलिंग पर आक्रमण किया, तो वहां पे आएगा भी 8वें वर्ष में। ये इंपॉर्टेंट है भैया, वहां पे आएगा भी 8वें वर्ष में। इसको और शुद्ध लिख देता हूं मैं। चीज समझ में आ गई, बोला हाँ समझ आया। अब बोला जाता है कि जो युद्ध था, इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए, मारे गए, और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। 1.5 लाख लोगों को 1.5 लाख लोगों को क्या कर लिया गया, युद्ध बंदी बना लिया। हाँ, तो ये था भैया जब हमने कलिंग पे वॉर किया। अब इसके बाद में क्या होता है कि भैया अशोक देखकर कितनी मौतें कर दी, वो जो हृदय, कुल मिला के बोल सकते अशोक का जो हृदय था वो क्या होता है, पिघल जाता है। हम देखते हैं अशोक का हृदय पिघला, अशोक का हृदय पिघल, इसने क्या किया, जो नीति थी, नीति कौन सी नीति थी, युद्ध घोष की नीति कर रहा है। जो इसकी नीति थी युद्ध घोष की, वो उसने चेंज कर दी किसमें, धम्म घोष में, धम्म घोष में इसने बदल दिया। युद्ध घोष को चेंज कर दिया किसमें, धम्म घोष में। तो ये था भैया अशोक का कलिंग विजय। और उसके बाद इसकी कैसा हृदय परिवर्तन होता है, क्योंकि भाई इतनी मौतें सामने देख ली, हृदय परिवर्तन होगा। उसके बाद जो नीति थी युद्ध घोष की, वहां पे ये नीति बनाता है भैया कौन सी, धम्म घोष की। लेक्चर परफेक्ट चल रहा है। तो भैया स्क्रीनशॉट लो। एक पॉइंट और मिस हो रहा है थोड़ा सा। सवाल बनता है कि जो अशोक के अभिलेख थे, हम आगे अभिलेख देखेंगे तो 14 अभिलेख निकल के आते हैं। तो भैया जो 13वां अभिलेख था उसके अंदर जो कलिंग पर आक्रमण था उसका उल्लेख किया है, ये लिख लो यहां पे। अशोक के 13वें अभिलेख में अशोक के 13वें अभिलेख में क्या किया गया भैया, 13वें अभिलेख में कलिंग पर आक्रमण का उल्लेख, कलिंग पर आक्रमण का उल्लेख किया गया, उल्लेख किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अशोक के कौन से अभिलेख में, 13वें अभिलेख में हमें क्या मिलता है कि उसने किस प्रकार कैसे कलिंग पर आक्रमण किया, उसका क्या मिलता है, नॉलेज मिलती है। कौन से, अशोक के 13वें अभिलेख में। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। सॉरी, ले लिया भैया। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्या था भैया, अशोक का धर्म। अब अशोक के धर्म के बारे में बात करेंगे भैया कि पहले कौन से धर्म में था, फिर क्या होता है, कैसे चेंज होता है, कौन कौन से। 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे इसके अंदर, मैं आपको बताऊंगा। वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे, कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये याद रखना। है तबीयत बिगड़ रही है यार, एक बार कुछ पॉइंट्स मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा पहले, क्योंकि फिर ज्यादा लेट करने से मतलब नहीं है। शरीर ऐसे ही चलता रहता है, आप भी जानते हो ये चीज तरह। तो बात है अशोक का धर्म। कलन के नाम बारे में सुना है, पैरी कॉपी साइड में रख दो। जिनकी पुस्तक थी राज तरंगिणी की, एक सेकेंड। हाँ, तो भैया जो कलहन थे इनकी पुस्तक थी भी राज तरंगिणी, समझ में आया। तो मैंने क्या बताया, बस मैंने क्या बताया उसमें गौर करते रहो कि आपने बोला भी कलहन, कलहन, कलहन की आपने बताया भी पुस्तक थी, क्या थी भैया, नाम क्या था, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। थोड़ा सा मात्रा का है इसमें ना, राज तरंगिणी, थोड़ा ऐसे लिख लो यार। इसके अंदर किस चीज का उल्लेख किया गया था, मोटा मोटी देखे तो बोलो, आप बोलोगे भैया इसके अंदर जो कश्मीर था, कश्मीर का जो इतिहास था उसका वर्णन किया गया था, कश्मीर का इतिहास। इसकी मात्रा देख लेना तरंगिणी की,
तो सही है मेरे हिसाब से। आपने पूछा भैया कलन के बारे में कि भैया कलन कौन थे, भैया कलन की एक पुस्तक थी, हम जानते हैं, का नाम था राज सारंगी। राज सारंगी मोटा मोटी देखे तो भैया जो कश्मीर था उसका उल्लेख किया गया था। चीज है ना, घटना सही है, बोला हाँ भैया सही है। अब क्या होता है कि इसके अंदर उल्लेख किया गया अशोक का। क्या उल्लेख किया गया, ये कलन साहब बोलते, राज सारंगी बोलती है अशोक के बारे में। अशोक ने जैसे बोलते अशोक सर्वप्रथम, अशोक सर्वप्रथम शिव का उपासक था, जब अपने शिव भगवान रहते उनका उपासक था। उसके उन्होंने इस स्थान पर शिव का उपासक था और उन्होंने जीननगर शहर बसाया था और वहां पे उसके अंदर शिव मंदिर का निर्माण कराया। क्या बोला भैया कि जो राज तरंगिनी है, राज तरंगिनी बोलती है अशोक के बारे में कि अशोक ने सर्वप्रथम, याद होगा अशोक सर्वप्रथम शिव धर्म का उपासक था, या शिव का उपासक उपासक था। इसमें किसने भी, अशोक ने जीन नगर या जीन शहर बसाया। और यहां पे क्या लगाता है भैया, एक शिवलिंग की स्थापना करता है। यहां पे क्या किया, शिवलिंग की स्थापना की, शिवलिंग लिंग की स्थापना। अब आ जाओ इसमें क्या, ये क्या बोलता है कलन साहब, एक चीज और बोलते हैं कि भैया अशोक ने नेपाल में, अशोक ने क्या किया, अशोक ने नेपाल में ललित पाटन शहर बसाया। ललित पाटन शहर बसाया। अब इसकी एक पुत्री थी, अशोक की पुत्री थी, पुत्री का नाम था चारुमती। पुत्री का क्या नाम था भैया, चारुमती। चारुमती क्या करती है भैया, यहां पे करती है भैया, जैसे याद रखो ये पुत्री होती है ना, वो क्या होती है, देवी का स्वरूप होती है। तो उसने देवी पाटन शहर बसाया, देवी पाटन शहर बसाया, शहर बसाया। तो भैया ये बोलती है कलहन की राज तरंगिनी। क्या देखा भैया हमने, आ जाओ सारे घर वापस देखते हैं। आपने बताया भैया कलन थे, कलन की रात पुस्तक का नाम था राज तरंगिनी, उसके नाम जानते थे कश्मीर का इतिहास था, वो चीज याद कराने के लिए कि भैया भूलो नहीं राज तरंगिनी में क्या किस चीज का उल्लेख किया गया है। फिर ये पुस्तक जो राज तरंगिनी, कलन साहब बोलते हैं इस पुस्तक में कि भैया जो अशोक था ना, वो सर्वप्रथम शिव था, उसका उपासक था, उसने जीन नगर शहर बसाया। वहां पे क्या करता है भैया, शिवलिंग की स्थापना करता है। फिर ये दूसरी बात क्या बोलता है इसके बारे में, दूसरी बात बोलता है कि इसने नेपाल में ललित पाटन शहर बसाया और इसकी पुत्री थी, इसका नाम था चारुमती। चारुमती क्या करती भैया, पुत्री थी चारुमती। चारुमती क्या करती है, देवी पाटन शहर को बसाती है। तो ये था कलहन के बारे में, जिन्होंने इसके बारे में कहा अशोक के बारे में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है यहां पे, थोड़ा सा नीचे और रहता हूं ना, दीपवंश और महावंश। जैसे पढ़ देंगे तो आपको समझ में आता है क्या है। दीपवंश और महावंश बोलता भी अशोक के बारे में कि सुशीम का पुत्र था निर्गोत। निर्गोत ने क्या किया, अपने चाचा यानी कि अशोक को क्या किया, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मैंने क्या बोला भैया, दीपवंश और महावंश के अनुसार, दीपवंश और महावंश, ऐसा करूं यहां लिख दो महावंश। दीपवंश और महावंश के अनुसार, दीपवंश और महावंश इसके अनुसार अशोक सुशीम के पुत्र क्या नाम था, निर्गोत ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ये तो भैया पहला सवाल, ये यहां पे पहला सवाल लगा दो, स्टार लगा दो 3। अब कंफ्यूज क्या करेगा यहां पे कि भैया ये तो अशोक को दीक्षित करने वाला कौन था, निर्गोत। किसके अनुसार भैया, दीपवंश और महावंश के अनुसार। अब क्या होता है कि अशोक किसके कारण से इस जो बौद्ध धर्म है इससे प्रभावित होता है, अशोक किस कारण से इस धर्म से प्रभावित होता है। वहां पे निकल कहते हैं मोगलीपुत्तिस, नाम लेते कुछ समझ आए, हाँ भैया मोगलीपुत्तिस यानी कि भैया तीसरी बौद्ध संगति करवाने वाले उसके जो अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगति कहां होती है, ये सवाल आपके लिए, जब तो मैं लिखता हूं ये सवाल आपके लिए, सोचो तीसरी बौद्ध संगति का स्थान फटाफट सोच लो मन में, जब तो मैं लिख देता हूं उसको। अब कहते हैं मोगलीपुत्तिस के कारण,
मोगली पुत्र तिस के कारण, के कारण अशोक, मोगली पुत्र तिस के कारण अशोक था वो बौद्ध धर्म से प्रभावित होता है, बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ। बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको क्या सवाल दिया, यहां पे होती है तीसरी बौद्ध संगति, थर्ड बौद्ध संगीति। करवाने वाला कौन था, मोगलीपुत्र तीसरा। कहां होती है, पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र में होती है। सही है। आगे याद बोला, हाँ भैया पाटलिपुत्र में होती है। तीनों चारों बौद्ध संगीत आ जाओ, रिविजन करते हैं चारों बौद्ध संगीत का अपन। यहां पे पहली बौद्ध संगति कहां पे होती है भैया, राजगृह, राजगृह। दूसरी कहां होती है भैया, पाटलिपुत्र। सही है क्या भैया, पाटलिपुत्र तीसरी करा दी आपने। दूसरी कहां होगी, वैशाली, वैशाली। तीसरी बोला अभी तो लिखा है भैया पाटलिपुत्र। और चौथी कहां आती है अपने कुंडलवन में, कश्मीर में, अपने कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में। तो ये था भैया, ये इसको। अब यहां पे नेक्स्ट, ये तो दो फैक्ट है। तीसरा फैक्ट क्या आता है भैया, तीसरा फैक्ट क्या आता है, अब एक आता है भैया दिव्य वदान। दिव्य वदान एक पुस्तक थी, दिव्य वदान और हैंसोंग। हैंसोंग कौन था भैया, चीनी आते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं भैया, हैंसोंग हो गया, इसिंग हो गया, ये जो घूमने वाले आए थे फाइयान, ये सारे चीनी आते थे। भारत में आते हैं क्योंकि जो अपने तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय उन्हें स्टडी करने आते हैं। भारत की जो अलग अलग शासक थे अपने उन टाइम में आएंगे, अपने पर्टिकुलर शासक के टाइम पे, और वहां उनके बारे में जाना कि भैया व्यवस्था कैसे चल रही है, और वहां पे जाएंगे फिर पुस्तक में लिखने वाले उनके बारे में। तो ये थे। तो नेक्स्ट देखते हैं स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला भैया, दीपवंश और हैंसोंग के अनुसार, दिव्य वदान, सॉरी दिव्य वदान और हैंसोंग के अनुसार उपगुप्त था ना, तो उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ये बोलता भैया दिव्य वदान और हैंसोंग, उन दोनों के अकॉर्डिंग भैया ये था। तो भैया फैक्ट है, लिखना पड़ेगा, कंफ्यूज होता था ना बस। एक जगह तो आ रहा है सुशीम का पुत्र निर्गोत, और एक आ रहा है भैया कौन, उपगुप्त। लेकिन ये बता रहे कौन कौन इसको बता रहा है। पहले वाले ने बोला भैया दीपवंश और महावंश के अनुसार जो सुशीम का पुत्र था जिसका नाम था भैया निर्गोत, निर्गोत बोलता है कि भैया निर्गोत ने क्या किया कि अपने चाचा यानी कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसी प्रकार से क्या बताया मैंने, आप बोलोगे दिव्य वदान, दिव्य वदान ये क्या थी भैया, पुस्तक। साथ ही में हैंसोंग, दिव्य वदान और हैंसोंग के अनुसार, दिव्य वदान और हैंसोंग के अनुसार उपगुप्त को, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म में क्या किया भैया, दीक्षित किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज थी। अब आता है एक बाबुर अभिलेख। वो क्या बोलता है, बाबुर अभिलेख में हमने देखा, मैं गया बाबुर अभिलेख के पास में, उसको बोला देखा जैसे मैंने, तो उससे देखने पता लगा कि अशोक का ये क्या करता है, ये बौद्ध धर्म का बताता है कि अशोक क्या था, बौद्ध धर्म से था। समझ में नहीं आया आपको, पता है, लिखाऊंगा, लिखाऊंगा एक बार समझ में आएगा। कौन सा अभिलेख है, बाबुर अभिलेख, बाबरू अभिलेख। बाबुर अभिलेख क्या बोलता है भैया, अशोक किस धर्म से संबंधित था भैया, बौद्ध धर्म से। अशोक के बौद्ध होने का संबंध बताता है, बौद्ध होने का संबंध बताता है। कौन सा अभिलेख, बाबरू अभिलेख। ये बताता है अशोक क्या था भैया, बौद्ध धर्म से संबंधित था। कौन बोलता है भैया, बाबरू अभिलेख। ये भी चार फैक्ट थे, ठीक है, दो पीछे देख लिए, तीसरा ये हो गया, चौथा ये वाला फैक्ट हो गया। आगे हम देखते हैं क्या, ये अशोक को, ये हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अशोक को क्या बोला जाता है, बुद्ध शाक्य। अशोक को क्या बोला जाता है भैया, बुद्ध
शाक्य बोला जाता है भैया, कहा जाता है। अशोक क्या बोला था, बुद्ध शाक्य। अब समझ में नहीं आया बुद्ध शाक्य क्या है। देखो बौद्ध धर्म का आपको त्रिरत्न पता है। बुद्ध शाक्य का मतलब होता है कि जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में विश्वास रखता है, जो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, त्रिरत्नों में क्या करता है भैया, विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में विश्वास करता है। अब आ जाओ आपके लिए सवाल, आपको ट्रांसफर करवाते हैं। चलो सवाल आ गया होगा क्या कि भैया जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बोलोगे भैया पीछे वाला सारा याद कर ले भैया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र, सारे के सारे ये बोल रहे ना, सही है ना? बोलो हाँ भैया एक चीज सही है। गलत है भैया, ये आपने बोल दी जैन धर्म के। हाँ ध्यान है ये। बोलो अरे यार भैया ये तो जैन धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के क्या होंगे? बुद्ध, धम्म, संघ। आया यार? बोलो हाँ भैया आया यार, मजा आ गया। कौन कौन से भैया त्रिरत्न, कौन कौन से थे? त्रिरत्न कौन कौन से थे भैया? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ क्या थे भैया? ये इसके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र तो बचपन से याद करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो गए। यानी वो ये फंसाएंगे भी हम ही, समझाएंगे भी हम ही। ठीक है, तो ये चीज थी भैया। अब आता भी अशोक धर्म के बारे में बात कर ली। अब अशोक धम्म के बारे में। अपनी जो पेन कॉपी है उठाओ, साइड में रखो, आप समझते भी। अशोक का धम्म हेडिंग लगा ले एक बार, पहले हेडिंग तो लगा ले, फिर आपको समझा दो। धम्म के बारे में समझते हैं। आ जाओ थोड़ा पानी पी लो ना यार एक बार। चलो चलो थोड़ा सा पानी पी ले। आइए बात करते हैं भैया अशोक के धम्म के बारे में। पेन कॉपी रख दीजिए भैया साइड में। आज तक जो आपको समझ में नहीं आया ना, वो आपको आज लक्ष्य भैया समझा देगा। ठीक है, मैं भी रख दिया अपना साइड में। रख दी साइड में। आइए टॉपिक का क्या नाम है? अशोक का धम्म। देखो सपोज करो मैं क्या हूं? अशोक हूं, और आप मेरी क्या हो? प्रजा हो। वैसे प्रजा ही हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि आपके नैतिक उत्थान के लिए, मैंने आपके नैतिक उत्थान के लिए कुछ नियम बना दिए। कुछ नियम बना के उनको संहिता बना दी, नियमों की, या बोल सकते हैं नियमों की संहिता बना दी। मैंने आपके उत्थान के लिए, मैंने आपके उत्थान क्या बना दी? नियमों की एक संहिता बना दी। ये जिसको आचार संहिता बोलते हैं, वही था अशोक का धम्म। वही था भैया धम्म। क्या था? आइए देखते हैं क्या बोला मैंने। अशोक ने भी प्रजा के लिए, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए क्या बोला मैंने बोला कि भैया अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए नियमों की संहिता बना दी। नियमों की संहिता, ये इसको अपन आचार संहिता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया? आचार संहिता वो बना दी। तो ये चीज थी। आप बोलोगे धम्म में होता क्या है? जैसे अपने समाज में क्या क्या सीखते हैं कि भैया अपने माता पिता की क्या करना, माता पिता की सेवा करना, हमारे घर पे जो मेहमान आया है यानी कि जो अतिथि आया उसका क्या करना? आदर देना, उसका आदर सत्कार करना। ठीक है, माता पिता की क्या करना? सेवा करना, और अपने जो अतिथि आएगा उसका आदर सत्कार करना, और जो जन कल्याण की भावना रखना। ये भी ये सभी का क्या हो? कल्याण हो। ये तीन चीजें। क्या चीज बताई मैंने? बोलोगे आपने पहली चीज बताई कि माता पिता की सेवा, माता पिता की क्या करना भैया? सेवा करना, माता पिता की सेवा। दूसरा अतिथि, अतिथि का आदर करना। आदर यानी वो सम्मान देना। ठीक है, आदर लिख दो, यहां पे सम्मान लिख दो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या होता है भैया? माता पिता की सेवा करना, अतिथि का आदर या सम्मान करना, जन कल्याण, जन कल्याण की भावना रखना। समझ में आया? ये चीज आती थी भी अशोक के धम्म में। लेकिन अशोक ने क्या किया कि इसकी, लेकिन अशोक बता रहा था अशोक के बारे में। तो अशोक ने क्या किया कि धम्म की अलग अलग रेलें निकाली। सही है, उसमें ना स्वर्ग की रेलें निकालता है, स्वर्ग की झाग के सजा के लाता है, ये स्वर्ग ऐसा होता है। तो ये चीज थी। अब एक चीज बताओ कि भैया अशोक अपने धर्म का क्या करेगा? विस्तार करने वाला है। जैसे मान लो आप, जैसे मैं हूं, अब मैं अशोक के टाइम का हूं, तो मैं आपको खुद को अशोक बता रहा हूं ना, तो अशोक का मैं मान लो अशोक हूं। अब मैं क्या करूंगा? मेरे को धर्म का प्रचार करना है। आप ही सोचो, बोलो भैया फोटो खींच के डाल देना सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, यूट्यूब पे शॉर्ट बना के डाल दो, वायरल हो जाओगे।
लेकिन भैया वो चीज तो हमें थी नहीं। सोशल मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर हो गए, टीवी वीवी, सब कुछ, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था। भी उसमें तो खत लिखते थे, ये लंबे लंबे खत, यहाँ लिखा है उस प्रेमी के पास जा रहे खत, समझ में आ रहा है? तो भैया उस समय क्या लिखे थे खत। तो यानी ये क्या करेगा, अभिलेख लिखवाएगा, इसके बारे में अभिलेख लिखाएगा, या भैया एक ऐसी ज्ञान बुद्धि को बिठाएगा, उसको सब चीज पता हो, बिठाएगा 15-20 जनों को इकट्ठा करा, हाँ भाई उसको समझा दिया भाई ये चीज ऐसी थी। अब रट्टू विद्यार्थी होते हैं ना, उनको एक बार बोलते भाई ये चीज ये चीज ये चीज याद हो गई। अब उनको क्या करेगा, भेज देगा, भैया जाओ परेशान में आप इधर 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 बैठ के ज्ञान बांटो। यानी क्या पता है इसने, इसका धन के विस्तार के लिए इसने इसका क्या करा है भैया, अभिलेख बनवाए, अभिलेखों पे लिखवाए, अभिलेख लिखवाए। साथ ही साथ में क्या करेगा, बोलोगे भैया महामात्य की नियुक्ति करेगा। ट्रम क्या निकल के आती है, महामात्य। महामात्य की क्या करेगा, मैं नियुक्ति करेगा, जो अलग अलग जाएंगे इसके क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। नहीं, प्रचार प्रसार के लिए महामात्य की नियुक्ति, प्रचार प्रसार के लिए महामात्यों की नियुक्ति, महामात्यों की नियुक्ति क्या करेगा, प्रचार प्रसार के लिए महामात्यों की नियुक्ति करेगा। तो ये था भी अशोकदम, समझ में आ गया ना? बोलो भैया आप समझ में आ गया अशोकदम क्या था? तो ये था अशोकदम। मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि तबियत मेरी बिगड़ती जा रही है। तो भैया नेक्स्ट लेक्चर में किसके बात करेंगे, अशोक के क्या क्या बच गया, लेख बच गया, जिसके अंदर अभिलेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, प्रशासनिक हो गई, सैनिक, सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, राजस्व किस प्रकार से लेता था, राजस्व किस प्रकार से था, अभिलेख देंगे मैं उनमें अपन समझा दूंगा आपको सारा, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली। यानी कि एक लेक्चर और मान लो, वो भी आपके इसके बाद एक दिन का स्किप होगा और उसके बाद आपका लेक्चर आने वाला है। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।